मिंटो रोड पे दीनदयाल उपाध्याय सर्वोदय विद्यालय में दाखिला हुआ। पांडव नगर से आईटीओ की तरफ जाते हुए जमुना जी के पुल के ऊपर ऑटो के पीछे लिखा रहता है कि अगर आपके पड़ोस में किसी पर अत्याचार होता है और आपको नींद आ जाती है तो समझ लीजिए कि अगला नंबर आपका है। और नीचे शिव खेड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक। पहली बार मुझे आपके बारे में 2005 में मालूम चला था और ये 19 साल बाद मैं आपके सामने। जिन्हें हम अपने बच्चों का गार्डियन बनाने को तैयार नहीं है उन्हें हम देश का गार्डियन क्यों बना देते हैं? तब होगा क्या, जैसे जगह खाली हुई वो अच्छे लोगों के आने का रास्ता बन जाएगा। आपने जब एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी थी, समटाइम्स इन लाइफ हमारी टेम्परेरी इमोशंस के आधार के ऊपर हम एक परमानेंट डिसीजन ले लेते हैं एंड इनवेरिएबली यू ऑलवेज गो रॉन्ग। जमाना डिजिटल का है, अब अध्यापक रील में देखे जाते हैं, तब फील में आते थे। बिल्कुल। दिव्यकृति उनको मैंने सुना है कई बारी, काफी विद्वान आदमी है एंड व्हाट ही टॉक्स इज अ लॉट ऑफ सेंस। हमारे सामने 2 मग दिख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है यू कैन विन। क्या ये टीएनसी अप्लाई के साथ आता है? नहीं साहब, ये सबके लिए नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी रोक नहीं सकते और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते। ये देहरादून शहर आपकी नजर में क्या कहता है? कि अपनी संस्कृति हम ना भूल जाएं, विच इज आवर सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी। आई थिंक वी शुड मेंटेन दैट। नमस्कार, मैं हूं शिव खेरा, उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट पे काव्य के साथ। तो अब तक आपको मालूम चल चुका है कि मैं कहां पर और किनके साथ बैठा हूं। नमस्कार, पहला प्रणाम, मेरा नाम है आरजे काव्य और ये है उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट। जी हां, आप समझ चुके हैं, इनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक के तौर पे है। एक समय था जब उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी किया, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं। लेकिन मैंने कहां से पहचानना शुरू किया? 2004 की बात है, बागेश्वर उत्तराखंड में 11वीं कक्षा में जब मैं फेल हुआ, अगले दिन बस में बिठाया गया, दिल्ली शहर के आनंद विहार में उतरा और उसके बाद मिंटो रोड पे दीनदयाल उपाध्याय सर्वोदय विद्यालय में दाखिला हुआ। पांडव नगर से आईटीओ की तरफ जाते हुए जमुना जी के पुल के ऊपर गवर्नमेंट की बस से बाहर झांकता हूं और एक ऑटो के पीछे लिखा रहता है कि अगर आपके पड़ोस में किसी पर अत्याचार होता है और आपको नींद आ जाती है तो समझ लीजिए कि अगला नंबर आपका है। और नीचे शिव खेड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक। ये पहली बार मुझे आपके बारे में 2005 में मालूम चला था और ये 19 साल बाद मैं आपके सामने बैठ के आपसे यही पूछने वाला हूं कि ये जो पंक्तियां थी ये आपने कब और किस वजह से लिखी थी? देखिए, मैं दिमाग में बैठे बैठे आती थी, समाज को देख के जिस तरीके से कास्ट प्रॉब्लम हो रही है और 10 किस्म की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ये पंक्तियां कहीं ना कहीं दिमाग में आती गई। उसमें एक थी कि हम धर्म बदल सकते हैं, जात क्यों नहीं, जाति छोड़ो भारत जोड़ो। फिर अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो अगला नंबर आपका है। और फिर एक और था उसमें कि जिन्हें हम अपने बच्चों का गार्डियन बनाने को तैयार नहीं है उन्हें हम देश का गार्डियन क्यों बना देते हैं। तो ग्रेजुअली ऑल दीज थिंग्स, और उसमें से एक और अच्छी चीज थी इसमें, जिसने कभी आज्ञा का पालन किया ही ना हो उनको आप कमांड दे देते हैं कैसे। दे हैव नेवर लर्न टू ओबे, हाउ कैन यू गिव द कमांड टू देम? सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और कहते हैं एक धूर्त को सिर्फ टेढ़ा रास्ता ही सीधा दिखाई देता है, धूर्त को तो टेढ़ा रास्ता ही सीधा दिखाई देगा। सो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो आई थी, वी क्रिएटेड 40 मैसेजेस, 40 मैसेजेस बनाए। So quite a few papers at that time started taking out on the top right hand column, prime spot, and they started doing it for free. Many of these things, and people started looking forward कि भाई अगला मैसेज क्या आने वाला है, अगला मैसेज क्या आने वाला है। तो 40 मैसेज, तो 40 दिन के बाद वो दोहराना शुरू कर देते थे 41 दिन में। तो अगर 41 दिन में हो गया तो साल में वो मैसेज 6 बारी पढ़ा जाता है, मैक्सिमम 6 टाइम्स। तो एटलीस्ट कुछ दिमाग में स्टिकेबिलिटी होती है, इंटरनलाइज होता है, तो आदमी को वो मैसेज दिमाग में टिकता है, तो रिकॉल वैल्यू जो है उस मैसेज की बढ़ जाती है। तो दैट इज हाउ द होल पर्पस वाज टू ब्रिंग अ लिटिल अवेकनिंग, ताकि कहीं पर जाग सकें, जितने लोग जाग पाए। क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के खिलाफ एक केस किया था। रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होने चाहिए और जाति और धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए।
जी। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड आउट. एंड नोटा भी जो मेरी पिटिशन पे था, जब आया था पहली बारी मैंने फाइल किया, और अब विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स मैं दोबारा से अपनी पिटिशन नोटा की फिर से फाइल कर रहा हूं. क्योंकि उस टाइम जो नोटा पे जजमेंट मिली थी, एकदम यूजलेस जजमेंट. मैं तो क्वेश्चन करता हूं कि हमारी जुडिशरी, जिनको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, ऐसी जजमेंट कैसे दे पाते हैं. इट इज एम्बैरेसिंग ऑल्सो, आई थिंक. एंड उन्होंने खाली कर दिया कि नोटा आपके बैलेट कागज के ऊपर होना चाहिए. आप मुझे आज बताइए कि आज नोटा अगर जीत जाता है, मान लीजिए ज्यादा वोट मिलती, तो क्या हो गया? 90% वोट मान लीजिए नोटा को मिल जाती है, आपको 2% मिलती है, तो आप जीत गए, नोटा हार गया. बिल्कुल. इसकी कोई वैल्यू है क्या? तो इसलिए आई क्वेश्चन द सेंसिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी एंड इंक्लूडिंग द पेट्रियोटिक फीलिंग. आई मीन, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग? तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट किया था. देखिए, आज की तारीख में लोग 50% पीपल गो टू वोट, 50% लोग वोट करने जाते हैं. तो बाकी लोग क्यों नहीं करने जाते? बहुत से लोग संकोच करते हैं कि साहब वोट किसको दिया जाए. 50% हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, दे हैव क्रिमिनल records, heavy criminal records, murderous, rapist kind of thing. तो इसलिए लोग कहते हैं कि साहब किसको जाके वोट दें. नहीं वोट करने जाते तो आप अच्छे नागरिक नहीं हो, लेकिन जाते हो तो किसको दिया जाए, ये दुविधा हो जाती है. तो क्या करते हैं लोग, जाके या तो जात को वोट दे देते हैं, या उनमें से सबसे कमजोर क्रिमिनल जो है उसको वोट दे देते हैं. अब देखिए, जो सबसे कमजोर क्रिमिनल है उनमें से वो जीत गया, अब उसको ताकत मिल गई, सत्ता मिल गई, अब वो सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया. लुक एट दिस. क्या इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? क्या आप चाहते थे उसको जिताना? डज ही रिप्रेजेंट यू? ये एक डेमोक्रेसी के ऊपर एक धब्बा है. दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज द बिगेस्ट जोक ऑन डेमोक्रेसी. तो हमने कहा है कि ये नोटा शुड बी ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट. अगर नोटा जीतता है, इफ नोटा गेट्स द हाईएस्ट वोट, उस हालात में जितने कैंडिडेट हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस एक इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर देने चाहिए सर. तब होगा क्या? कभी जिंदगी में वैक्यूम नहीं होती है. जैसे जगह खाली हुई, वो अच्छे लोगों के आने का रास्ता बन जाएगा. और दूसरी चीज ये है, आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, दल बदलू घूम रहे हैं, और जब तक इलेक्शन हो रही होती है तो एक दूसरे को बताते हैं तुम कितने भ्रष्ट हो, दूसरा कितना भ्रष्ट है, गाली भी देते हैं, सब कुछ करते हैं. लेकिन वो इधर पार्टी में इधर आ जाता है तो साफ हो जाता है. अब क्लीन हो गया साहब. और उसी को सबसे बड़ा जो क्रिमिनल था उसी को जिता देते हैं, उसको टिकट भी दे देते हैं, कहा इसका जीतने का चांस है इसलिए. लेकिन एक बात बताइए, अगर नोटा अगर हमारे वैलिड ठीक हो जाए, तब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनको दे विल बी फोर्स्ड टू फील्ड गुड कैंडिडेट्स, क्योंकि उनको मालूम है अगर घटिया कैंडिडेट होगा रिजेक्ट हो जाएगा. आज घटिया कैंडिडेट भी डाल देते हैं, उनको मालूम है 4% भी वोट मिल जाएगी तो जीत जाएगा. तो इसी वजह से मैंने ये अपना PIL फाइल किए थे, और अभी नोटा को मैं दोबारा से रिवाइव कर रहा हूं. Another 2 weeks time, I think I will be in the court. My case will be taken in. क्योंकि ये पॉलिटिकल चीज से ही बात शुरू हुई है. आपने जब एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी थी, आप उसको लीड कर रहे थे, चीफ थे उसके, फिर क्या हुआ? मतलब हम चाहते तो हैं, आपकी मोटिवेशनल जो टॉक्स हैं, स्पीचेस हैं, सब ने उनको सुना है, इंस्पायर हुए हैं. वो कहां तक गया सफर? देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छे आदमी को कोई आने नहीं देता. ये बहुत आम बात कहते हैं, और मेरी कंटेंशन कुछ और है जी, कि साहब इतिहास में चले जाओ, आज तक किसी ने किसी को कभी आने दिया है? अगर आपके अंदर आने की ताकत नहीं है तो आके भी क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे. मैं यही कहता हूं कि मेरे को बहुत सपोर्ट मिली, बहुत ऑल ओवर द कंट्री पीपल सपोर्टेड मी, फिजिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी मैनर. लेकिन मैंने इवेंचुअली रिजाइन किया इस वजह से कि कहीं पर मेरे अंदर ही कमी थी, मेरे अंदर कमी थी. एट दैट टाइम
मैं अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। सी अब हम लोग के पास नंबर 2 के पैसे, रिश्वत का तो काम है नहीं यहां पर, और ना ही लूट मूट के पैसे आ जाते हैं हमारे पास। तो आई रैन इनटू 2 मेजर प्रॉब्लम्स, फिजिकली एंड फाइनेंशियली बोथ। मेरे को परेशानी हुई एंड आई कुड नॉट सस्टेन। दैट टाइम I was admitted in the hospital. I had 3 stents in my heart, and financially also it started hurting me because I had taken a loan on my properties. तो जब सब ये मैंने हालत देखी तो मैंने कहा साहब अब मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। अगर खुद अपने आप को ना सस्टेन कर पाऊं तो मैं कैसे लड़ूंगा आगे जाके। तो तब मैंने एक चीज समझी कि ए पर्सन मस्ट बी physically, financially, spiritually strong in every manner, emotionally and mentally to fight. इसके बगैर फाइट नहीं होती है। और कई लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब what is the decision you regret the most? My biggest regret in my life is that I resigned from the political party. I pulled back. ये मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई साहब। I pulled back. तो देखिए ऐसा है, मेरी उस टाइम समझ में नहीं आए कि एक खिलाड़ी ही गिरता है, खिलाड़ी ही गिरता है, गिरना हारना नहीं है। और कभी आदमी गिर जाता है, यू आर नॉट लॉस्ट अनलेस यू क्विट। जब मैदान छोड़ के चला जाता है तब हार होती है। लेकिन बात देर में समझ आई, बात देर में समझ आई जी। तो बात यह है कि कई डिसीजंस आदमी लेता है भावुक होकर, और किसी ने इंग्लिश में बोलूंगा बहुत अच्छी बात कही है कि समटाइम्स इन लाइफ वी टेक परमानेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन टेम्परेरी इमोशंस। बहुत जरूरी बात है साहब। हमारी टेम्परेरी इमोशंस के आधार के ऊपर हम एक परमानेंट डिसीजन ले लेते हैं, एंड इनवेरिएबली यू ऑलवेज गो रॉन्ग, ऑलवेज गो रॉन्ग। उदाहरण देता हूं आपको, 3 डिसीजंस आप कभी भी 3 काम करें आप हमेशा पछताएंगे, यू विल ऑलवेज रिग्रेट। 3 चीज क्या है? एक, पहली चीज यह है कि कभी किसी को प्रॉमिस मत कीजिए व्हेन यू आर टू हैप्पी। बहुत खुश होते हैं तो प्रॉमिस मत कीजिए। व्हाई? क्योंकि यू माइट एंड अप ओवर प्रॉमिसिंग एंड नॉट एबल टू कीप योर कमिटमेंट। 2, कभी किसी इंसान को कोई जवाब मत दो जब आप उदास हो। When you're feeling sad, don't reply to anyone. You'll always give the wrong answer. And third, never in life take a decision when you are angry. जब आप गुस्से में हो, एंगर में हो, कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, because you will always end up taking the wrong decision. And it is easier said than done, but we make such mistakes in life, don't we? तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी में सफल होने के लिए you don't have to be a genius, but many times in life you have to avoid stupid mistakes. You need to avoid stupid mistakes, and that is the most important thing in life. हम जब बड़े हो रहे थे, आपको पढ़ रहे थे, और जैसा मैंने एक रेफरेंस कोट किया कि वो ऑटो के पीछे, तब का जमाना सोशल मीडिया का नहीं था। आज का जमाना डिजिटल का है। अब अध्यापक रील में देखे जाते हैं, तब फील में आते थे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं आजकल, उदाहरण के तौर पे कोई खान सर को पढ़ रहा है, कोई विकास विकृति, ये सब। इनको जब आप देखते हैं आज, कैसे देखते हैं? आई डोंट नो मच अबाउट खान, ओके, बट देवविकृति उनको मैंने सुना है कई बारी, एंड आई थिंक ही इज काफी विद्वान आदमी है, बहुत ज्ञानी है, एंड आई थिंक ही इज वेरी नॉलेजेबल, एंड व्हाट ही टॉक्स इज अ लॉट ऑफ सेंस। बहुत अच्छी बात करते हैं, एंड आई थिंक ही इज गॉट हिज फैक्ट्स राइट। अपने जितने भी फैक्ट्स हैं, सो मेरा ख्याल है वो अपने स्टूडेंट का मार्गदर्शन अच्छा करते हैं। सो वट एवर आई हैव सीन हिम ऑन द पॉडकास्ट और वेरेवर ऑन द टीवी, आई थिंक ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बाकी आजकल बहुत नए लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी चले आए हैं। कुछ लोग इधर से चुरा लेते हैं, कुछ लोग उधर से चुरा लेते हैं, कुछ इधर से कॉपी कर लेते हैं। आजकल एक बहुत बड़े बड़े अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, वो जाली नकली MBA डिग्री बेच रहे हैं साहब वो। सो देर आर पीपल लाइक दैट हु आर डूइंग सच थिंग्स। अब ये बेईमानी नहीं तो क्या है, ये चोरी नहीं तो क्या है साहब। बात ये है
वी मस्ट वॉक आवर टॉक, एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट. अदरवाइज बेईमानी चोरी से पैसा तो सारी दुनिया कमा लेती है, ऐसे दैट इज नॉट द वे. सो दैट इज रियली व्हाट माय आंसर इज. समय बदल रहा है, किताबों से हम जो है डायरेक्टली पैड पे आ गए हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट का जमाना है तो अध्यापक भी ऑनलाइन मिल रहे हैं. इसको आप कैसे देखते हैं, इस ट्रांजिशन को? साहब, ये जो ऑनलाइन का चक्कर है ना, वर्चुअल, मेरी समझ में नहीं आता है, नंबर 1. और नंबर 2, ना ही इसके ऊपर मैं इतना भरोसा है मेरे पे. अगर एक बात बताओ, सभी चीजें ऑनलाइन ही हो जाती, किताबों से ही काम हो जाता, तो जिंदगी में कोई स्कूल ना खुलता. खाली लाइब्रेरी खोल लो, सारी किताबें मिल जाएंगी वहां पर, आपके पढ़ लो जाके खुद. ये जरूर है कि गूगल से क्या हो रहा है कि बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको जानकारी मिल रही है, लेकिन समझदारी नहीं मिल रही है. दोबारा से सुनिए, जानकारी बहुत मिल रही है लेकिन समझदारी नहीं मिल रही है. और जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं भी करने जा रहा हूं. आई एम स्टार्टिंग माई प्रोग्राम ऑनलाइन ऑल्सो इवेंचुअली. रीजन क्या है? आई कांट रीच द वर्ल्ड. यस, एक लार्जर ऑडियंस. आई कांट रीच द वर्ल्ड. सो दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट. बट ऑनलाइन पे मैं देखा है, एंड वट एवर आई हैव स्पोकन टू पीपल, इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल. लोग ऑन कर देते हैं सिस्टम को और यहां पर बैठ के अपना टेलीफोन कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई ईमेल देख रहा है. अरे यार, टाइम खराब क्यों कर रहे हो आप? बंद करो उसको. सो ऑनलाइन वर्चुअल मैंने काफी प्रोग्राम्स किए ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड. इट इज लाइक गेटिंग मैरिड ऑन टीवी. इट इज लाइक किसिंग अ पिक्चर. आई मीन, इट डजंट मेक एनी सेंस. इट डजंट डू द जॉब. सो रियली इफेक्टिवनेस ऑफ दोज थिंग्स, टू मी, मेरे हिसाब से ठीक है, जो चल रहा है, आगे का टाइम आ रहा है, बट हाउ इफेक्टिव इट इज, मेरे हिसाब से इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू फिजिकल टीचिंग. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट एट ऑल. हम जहां पे बैठे हैं, हमारे सामने 2 मग दिख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है यू कैन विन. क्या ये जो यू कैन विन है, ये टीएनसी अप्लाई के साथ आता है, या ये सबके लिए है कि यू कैन विन? नहीं साहब, ये सबके लिए नहीं है जी. वो इसलिए कि कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी रोक नहीं सकते, और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते. नेवर. अब सवाल यह है कि बहुत बारी लोग कहते हैं, लोग जो हैं हमारी सबसे बड़ी पूंजी है. पीपल आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट्स. नाउ, ये वाक्य सही नहीं है साहब. पीपल आर नॉट एसेट्स, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट ऑल लाइबिलिटीज. दोबारा से कहता हूं, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स. अच्छे लोग ही एक पूंजी है, बाकी सब एक बोझ है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. कई बारी मेरे को लोग बुलाते हैं कि साहब आप मोटिवेशनल स्पीच दीजिए हमारे यहां पे आके, और इसको मोटिवेट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए. हमने बहुत कोशिश की साहब, बहुत लोग बुलाया, सब स्पीकर को, ये मोटिवेट ही नहीं होता है सब, ये मोटिवेट नहीं होता, आप कीजिए. तो मैं उनको खाली एक बात बोलता हूं कि भैया एक बात सुनो, आपकी प्रॉब्लम, समस्या आपको है, उसको नहीं है. आप गधे को घोड़ा बनाना चाहते हो. देखो, गधे का अच्छा गधा बन सकता है. सुनिए ध्यान से, गधे का अच्छा गधा बना सकते हो, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते. मैं क्या करूं उसको? बात यह है, राम ने प्यार से बहुत रावण को समझाया, नहीं समझा, उसको थप्पड़ मार के उसका गला काटना पड़ा, नहीं समझ में आई उसको बात. तो अभी खास तौर पे राम मंदिर अभी बना है, तो वहां पे मुझे भी न्योता आया था, तो आई वेंट देयर. तो मेरे को एक वीडियो बनाने को कहा गया, तो मैंने वीडियो बनाई, और मैंने एक खाली यही बात कही कि सच्चाई और अच्छाई की जीत है, अत्याचार के ऊपर हम लोगों ने जीत हासिल की. बट देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप टू इट. कई लोग बोलते हैं कि साहब प्यार से आप सारी दुनिया को जीत सकते हो. तो मैंने पूछा, क्या राम जीत पाए प्यार से? नहीं जीत पाए ना. फिर दूसरा कहते हैं लोग को सहनशील होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, राम बहुत सहनशील थे. उन्होंने कहा तुम मेरी सीता ले गए, मैं दूसरी ले आऊंगा, दूसरी ले जाओगे, तीसरी ले आऊंगा. बोले ना, मैं सहनशील नहीं हूं. गुंडों को मेरे को पिटाई करनी है, मैं गुंडों की सहनशीलता नहीं करता हूं यहां पर. सो ही अपोज्ड इट. और दूसरी बात यह है कि आप
टेररिज्म को टॉलरेट करोगे वो बढ़ता चला जाएगा। और तीसरा, अहिंसा कहते हैं, अहिंसा होना चाहिए बहुत। तो राम ने क्या किया? राम ने उसका वध किया, मार दिया, गला काट दिया, काम खत्म किया। तो ये हिंसा है साहब। गला काटना, दूसरे को मारना इज कॉल्ड हिंसा। तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? नॉट ओनली दैट, सिर्फ वो, क्या राम ने बोला था कि अनशन कर लेता हूं? क्या राम ने बोला था सत्या कर देता हूं, सत्याग्रह कर लेता हूं? क्या राम ने बोला था कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्या बांट लो? ये होता है तरीका? बोले धर्म युद्ध में समझौता नहीं होता। समझिए, धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। उन्हीं राम भगवान का मैसेज आपने देखिए, सिख गुरु, 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह साहब, जब मुगल जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे इनटू इस्लाम, गुरु गोविंद सिंह साहब उस टाइम थे वहां पे। क्या प्यार से वो जीत पाए? आंसर इज नो। क्या उन्होंने बोला बहुत सहनशील हूं मैं, आई विल टॉलरेट योर टेररिज्म? बोले ना। एंड क्या उन्होंने तलवार उठाई? उन्होंने भी उठाई। तो दैट मीन्स ना राम गांधीयन था, ना गुरु गोविंद सिंह साहब गांधीयन थे। अल्टीमेटली इस कहानी का सिर्फ ये है कि जो एक दुष्ट होता है उसको प्यार से जीत नहीं पाया, आज तक इतिहास में कोई नहीं जीत पाया। ठीक? तो बॉटम लाइन इज, कई लोग कहते हैं क्षमा करना बहुत अच्छी चीज है, बड़प्पन है, ये है, वो है। तो मैं खाली उनसे यही एक चीज पूछता हूं कि जब दुश्मन आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूट रहा हो, कौन से ग्रंथ में लिखा है उस टाइम कि आप मंदिर में जाके भजन कीर्तन करो, मेडिटेशन करो? कहां लिखा है यार? उस टाइम लड़ना ही धर्म है। और यही चीज, सेम थिंग, हमारे इतिहास में हमको सीखनी चाहिए कि अक्सर सुनते हैं बड़ा इंसान ही क्षमा करता है, बड़ा इंसान ना, बेवकूफ भी करता है, बेवकूफ ही क्षमा करता है साहब। कैसे बोल रहा हूं मैं आपको? आप देखिए, मोहम्मद गोरी आया यहां पर टू टेक ओवर इंडिया, आपके देश को लूटने के लिए, आपकी मां को उठाने के लिए यहां से। और पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया तो छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ दिया? कहता है मुझ की शान, मुझ की शान। बड़ा आदमी ही क्षमा करता है। क्या हुआ? छोड़ दिया उसको। फिर वो वापस आया, फिर उस पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया दोबारा से, फिर छोड़ दिया उसको, फिर जाने चला गया। तीसरी बारी, ऐसे कहते हैं कि 15 बारी हुआ, तो 16वीं बारी वो आया, आके उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसको अंधा कर दिया, उसकी बीवी को रेप किया, सारी दुनिया से रेप कराया, सड़क पे मार दिया। एक बात बताइए, कौन सी अकलमंद आदमी कहेगा इसको? जो आपके घर में आप लूटने आ रहा है, आपके देश को लेने आ रहा है, उसको छोड़ देना कौन सी अकलमंदी है? दिस इज नॉट सेंसिबल। ये तो बेवकूफी है। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर। महाभारत में देख लीजिए, जब कर्ण वॉज स्ट्रगलिंग विद द व्हील, चक्के के साथ उसका फंसा हुआ था, तो उस टाइम कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि शूट, मारो इसको। तो अर्जुन ने कहा कि साहब ये तो मेरे खिलाफ जाता है, वीरता के खिलाफ जाता है, टू फायर एंड किल ए अनआर्म्ड पर्सन। निहत्थे को नहीं मार सकते, निहत्थे को मारना। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला? बोले तुम तो ना समझ हो, ये निहत्था नहीं है, ये शस्त्रहीन है। टेम्परेरीली निहत्था नहीं है, शस्त्रहीन है। दोनों में बहुत फर्क है। 5 मिनट पहले ये तुम्हारे को मार रहा था और तुम मर चुके होते, तुम मर जाते। ही इज नॉट अनआर्म्ड, ही इज डिसआर्म्ड। ये शस्त्रहीन हो चुका है तुम्हारी ताकत की वजह से। फायर, किल हिम, एंड ही किल्ड हिम। तो सर, हम लोग को समझना पड़ेगा, हमने ग्रंथ इतने सालों से 2-2, 4-4 हजार साल से पढ़े, सीखा क्या? कुछ नहीं। यही सीखा कि हमने सीखा ही कुछ नहीं। आज तक वही गलतियां करते चले आ रहे हैं, बार 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 बार। डज इट मेक एनी सेंस? आंसर इज नो। तो मैं एक और PIL फाइल करने जा रहा हूं। इंडिया में लीगली मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा इतना चल रहा, लीगली इतना चल रहा है कि आप हैरान हो जाओगे साहब। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जा रहे हैं लीगल। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग। वो कैसे हो रही है साहब? आप देखिए कि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज टैक्स फ्री।
ठीक। तो साहब मैं अभी फिलहाल पॉलिटिशियंस जो हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़ी अखबार में आ चुका है, आपने भी पढ़ा हुआ है, लोग 10-10, 20-20, 100-100 करोड़ रुपए डिक्लेयर कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम। किसी से पूछा कि भैया कहां कर रहे हो, मैं साहब गमलों में बंद गोभी उगा रहा हूं। गमलों में बंद गोभी उगा रहे हैं। गूगल कीजिएगा, मार को आपको नाम भी मालूम हो जाएगा किसकी मैं बात कर रहा हूं। आप एक बात बताओ, ये लूट रहे हैं यहां पे पैसे, और उनको नंबर 2 के जितने नंबर हैं नंबर अपना 1 कर रहे हैं साहब। उसके टैक्स कौन भर रहा है साहब? आप भर रहे हो, मैं भर रहा हूं। वी आर पेइंग फॉर इट। टेल मी, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? आज आपकी हमारी एग्जेम्पशन 5 लाख रुपए होती है, ठीक है। किसान भाइयों को मदद करनी चाहिए। पहली तो बात, कितने किसानों की आमदन 5 लाख है? आप मेरी 5 लाख होती है, 5 के ऊपर हमारे को टैक्स पे करना पड़ता है। आप किसानों को 50 लाख कर दो फ्री, अरे 50 लाख फ्री कर दो यार, लेकिन उसके ऊपर टैक्स तो लगाओ। मेरे को बताओ कितने किसान हैं जो 50 लाख से ऊपर कमा रहे हैं वो, लेकिन जो कर रहे हो तो उसको टैक्स तो लगाओ। लेकिन यहां पर क्या नंबर 2 का धंधा ऐसा चल रहा है, जहां से घूस मिलती है, रिश्वत मिलती है, चोरी के पैसे मिलते हैं, उसको इधर से घुमा के नंबर 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। यार कौन सी सेंसिबल है? इतनी सी छोटी सी बात को समझने के लिए पीएचडी चाहिए क्या? एमबीए करना है? सर दुख की बात यह है, एमबीए पीएचडी करने के बाद कुछ समझ में नहीं आती है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना, सामने दिख रही हैं। यू डोंट हैव टू बी ए पीएचडी। आप हिंदुस्तान में और देखिए जो समस्या बड़ी चल रही है। पीआईएल फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहां लिखा गया कि 5 करोड़ घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां पे आ चुके, 5 करोड़, और एस्टिमेट है 9 करोड़। आप एक बात बताइए कि किसी देश के अंदर 9 करोड़ आदमी या 5 करोड़ आदमी चला आए, आपका देश ले लिया साहब उन्होंने तो। दे हैव टेकन योर कंट्री। कौन किस देश का बॉर्डर क्रॉस करके 5 करोड़ आदमी घुस सकता है? मुझे बता दो, आप एक जगह पे दिखा दो, गोली मार के सबको मार देंगे वहां पे। बट यहां पे हो रहा है। कैसे हो रहा है साहब? बॉर्डर पे वहां पर जो पुलिस वाले बैठे हैं ना, सिक्योरिटी वाले, 2000 रुपए लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं। 2000 रुपए लेते हैं, आधार कार्ड बन जाता है। 2000 रुपए लेते हैं, इलेक्शन कार्ड बन जाता है। सब अपने देश को तो यहां पर बेच रहे हैं हम लोग, अपनी मां को बेच रहे हैं। यहां पर करप्शन इतनी भरी पड़ी है। और सबसे बड़ी चीज यह है, अक्सर लोग कहते हैं कि साहब इंडिया की जो आर्मी है इज द 3rd लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। अरे 3rd लार्जेस्ट आर्मी क्या करेगी जब 9 करोड़ आर्मी तो सामने से लड़ती है दुनिया को साथ, जब 9 करोड़ घुसपैठिए हैं जो पीछे से गोली मारेंगे, उसको कौन रोकेगा? यार समझ में नहीं आती है लोगों को। अपना गला खुद काट रहे हैं। और सैडली एक बहुत बड़ी चीज यह है कि हम लोग की सरकार और बहुत से कंपनियां भी, मेनी कंट्रीज, बहुत सा पैसा लगाते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट कीजिए। तो मैंने अभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एलएमएनआई थी, तो बट 1000 डॉक्टर थे वहां पे, तो मैंने एड्रेस किया वहां। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, कभी देश स्किल डेवलपमेंट से उन्नति नहीं करता, ऑलवेज चरित्र डेवलपमेंट से देश बढ़ता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, नॉट स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके पास एक स्किलफुल डॉक्टर होगा हु लैक्स कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर नहीं होगा, वो क्या करेगा? यूजलेस सर्जरी करेगा, यूजलेस प्रोसीजर करेगा, और उसके लिए एक बीमार आदमी पेशेंट नहीं है, टारगेट है, वो लूटेगा साहब। एक स्किलफुल वकील जो है, जिसका चरित्र मिसिंग है, जो चीज 5 हियरिंग्स में खत्म होने वाली है, 500 हियरिंग लटकाएगा, आपको निचोड़ेगा बैठ। जो जज स्किलफुल है लेकिन कैरेक्टर नहीं है उसका, वो आपको जजमेंट देगा, इंसाफ नहीं देगा। जजमेंट देगा, जस्टिस नहीं देगा साहब। और जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो स्किलफुल हैं बट हु लैक कैरेक्टर, वो खुद ही माफिया और गुंडा बन जाएंगे साहब। और स्किलफुल पॉलिटिशियन हु लैक्स कैरेक्टर अपना देश बेच देगा साहब। एक बात बताओ, रावण आपको मालूम है कितना ज्ञानी था? ही वॉज वेरी लर्नेड मैन, ही वॉज वेरी स्किलफुल, बट चरित्रहीन था साहब। तो यही बात हो रही है। राम भी राजा था, रावण भी राजा था। राम ने अपने देश में रामराज लगाया, ईमानदारी सच्चाई लगाई, खुशहाली लाए। और रावण राज वही गुंडागर्दी, माफिया, किसी को उठा लेना, किसी की लड़की को उठा लेना,
ये खेल तमाशा है। तो देखते नहीं हम लोग क्या हो रहा है, बहुत कुछ यही कुछ हो रहा है। तो साहब हम लोग को सोचना पड़ेगा दोबारा से कि हम कर क्या रहे हैं। तो दो बातें निकल के आई, एक ये कि हमने ये सीखा कि कुछ नहीं सीखा। दूसरा, विद्यालयों के अंदर हमने नियमित शिक्षा तो कर दी, लेकिन नैतिक शिक्षा का पीरियड हमने बंद कर दिया। मैं इस बीच उत्तराखंड राज्य के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में गया था और आमतौर पे वहीं पे लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। ये सिर्फ एक कोटेबल कोट है या वाकई आपको लगता है कि ऐसा होता है कि आदमी शिक्षा लेने आता है और सेवा करने बाहर निकलता है, या ये कभी किसी जमाने में किसी ने कहा कि ये कुछ कोटेबल कोट है, लिख दीजिए इसको? ये कोटेबल कोट ही है सर, और कुछ नहीं है जी। इसी जब हम डे टू डे अपने जीवन में देखते हैं क्या हालात चल रहे हैं, तो उनमें ये सब चीजें आपको दिखती नहीं है इन बिहेवियर, तो व्हाट गुड इज इट? इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको छोटी सी एक बात कहता हूं कि इमोशनली स्ट्रांग आदमी को होना चाहिए, और अपना चरित्र, वैल्यूज, दे आर वेरी क्रूशियल इन अ पर्सन्स लाइफ। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे को मार्ग से भटकाने वाला कौन है? हमारे लीडर तो बहुत भटकाने वाले हैं। हमने अपनी किताब में लिखा था कि जिंदगी में कोई न्यूट्रल लीडर नहीं होता, कोई न्यूट्रल लीडर नहीं होता। या तो अच्छे लीडर होते हैं या घटिया लीडर होते हैं। अच्छे लीडर मार्गदर्शन करते हैं, घटिया लीडर मार्ग से भटकाते हैं, और अच्छे लीडर और लीडर पैदा करते हैं, घटिया लीडर फॉलोअर पैदा करते हैं। जानते हो क्यों? वो इतने असुरक्षित हैं, वो सोचते हैं ये सीख जाएगा मेरा क्या होगा, ये सीख जाएगा मेरा क्या होगा, एंड इन द प्रोसेस दे डिस्ट्रॉय द कंट्री। दैट्स अ बिग थिंग। और मैं सिर्फ एक बात आपसे और जरूर कहना चाहूंगा आपके, कि एक चीज ने हमारे देश को बहुत डैमेज किया है, वही है हमारा मीडिया ने। और मीडिया ने कैसे डैमेज किया है? चाहे कोई अखबार उठा लीजिए, टेलीविजन प्रोग्राम देख लीजिए, जैसे आप टीवी प्रोग्राम ऑन करते हो, क्या देखते हो? हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप दिखता है आपको। एक बाबा जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, हॉरोस्कोप पूछ रहे हैं, कहां से बोल रहे हो, नाम बोलो, जन्म तिथि बोलो, जन्म टाइम बोलो। गुरु जी मालूम नहीं। तो उसके बाद कहता है कोई बात नहीं, सामने लैपटॉप रखा हुआ है, टिक 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 करके बोलेगा। दूसरा तीसरे के घर में बैठा, तीसरा चौथे घर में बैठा, चौथे पांचवें घर में बैठा, कुछ ना, अरे दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर बॉटम लाइन करता है कि अरे भाई मंगलिक हो गया। अब क्या उसका उपाय क्या है? केले के पेड़ से शादी कर लो, पीपल के पेड़ से शादी कर लो, और क्या है? फिर शनि चढ़ गया। अब दूसरा घबरा रहा है, साहब शनि चढ़ गया, तो बोले उतारने का उपाय क्या है? बोले उतारने का उपाय ये है, एक काला रुमाल लीजिए, उसमें काली दाल डालिए, फिर काला काजल लगाइए, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो। सर यही कुछ हो रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो ना यार। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि शनि इंडिया में क्यों परमानेंटली रहता है? इंडिया से बाहर कभी गए ही नहीं, यहीं बैठा है परमानेंटली। ना ऑस्ट्रेलिया जाता है, ना न्यूजीलैंड जाता है, ना अमेरिका जाता है, यहीं बैठा है परमानेंटली। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपसे? देखिए, विश्वास इंसान को ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया। नॉट ओनली यकीन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इनके खिलाफ आवाज भी उठाई। आप देखें, सिख परिवारों में कोई पत्री नहीं मिलाते, सिख परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता, सिख परिवारों में कभी शुभ मुहूर्त नहीं निकलता शादी का। हर सिख शादी कब होती है? संडे को। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं, सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं। व्हाट इज द मैटर? और यहां पर हम लोग, जो भगवा पहन के बैठता है, जो सफेद पहनता है, जो तिलक लगा लेता है, वही बाबा जी बन के गुरु जी बाबा जी, गुरु जी बाबा जी, गुरु जी बाबा जी, उनके पांव पकड़ लेते हैं साहब। अरे भैया, बहुत से लोग हैं जिनको जेल में होना चाहिए, और वहां पे हम पांव पकड़ के बैठे हुए उनके। और मजे की बात देखिए,
न्यूमरोलॉजी होती है। और मैंने एक आदमी को देखा कि अंगूठियां पहनी हुई थी, 10 अंगूठियां पहनी हुई थी, हर अलग अलग नग की, उसने कई कई उंगलियों में 2-2 पहनी हुई थी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया 10 नीचे भी पहनी है क्या, क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। हम लोग इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जिंदगी हरेक के लिए हमेशा ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आती है। ठीक बात है, आती है नीचे। तो जब नीचे आती है, जिस इंसान ने जिम्मेवारी उठानी है और आगे बढ़ना है, वो एनालाइज करता है, यही स्थिति अगर दोबारा मेरे को आ जाए तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे पहले किया था। अगर आंसर इज यस, मीन्स कुछ नहीं सीखे। और आंसर इज कि नहीं, मैं अगली बारी ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, उससे कुछ सीख ली, जिम्मेवारी उठाई, आगे से अगली बारी वो रिपीट नहीं करता गलती। लेकिन जिसने कुछ नहीं सीखना, वो क्या कहता है कि नक्षत्र मेरे को फेवर नहीं कर रहे हैं साहब, स्टार मेरे को फेवर नहीं कर रहे, और कुछ नहीं सीखेगा साहब वो, और वही गलती दोहराते चले जाएगा और कहेगा साहब मेरी तो किस्मत खराब है साहब। ही विल ब्लेम एवरीथिंग ऑन लक। और वो ऐसे लोग भाग्यवादी हो जाते हैं, भाग्यवादी हो जाते हैं। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जो भाग्यवादी होते हैं साहब, जिंदगी में कुछ करके नहीं जाते, कुछ होने का इंतजार करते हैं साहब। और वो जाएंगे इधर उधर, पत्तियां पकड़ेंगे, दूसरी चीजें 50 चीजें निकलवाएंगे इधर उधर। मैंने एक इश्तिहार पढ़ा था, फ्लायर था अखबार में निकला हुआ, हर समस्या का समाधान ले लो 24 घंटे में। हर समस्या, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा रहे, फॉरेन कंट्री जाना है, और घर में झगड़ा हो रहा है, कोर्ट कचहरी में केस हो रहा है, हर चीज का आंसर है 24 घंटे में 150 रुपए तो भेजो, अब ये काम हो जाता है। क्या बात है साहब, और दुनिया कर रही है, खूब बिजनेस चल रहा है साहब। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक बारी एयरपोर्ट जा रहा था, और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं कि साहब ये न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, इनको नंबर का ज्ञान होता है ना, आपको बताएंगे लकी नंबर कौन सा है, अनलकी नंबर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, तो इनको लकी नंबर सब मालूम है साहब। तो मैं आपसे पूछता हूं, कितने आप न्यूमरोलॉजिस्ट को जानते हो जिन्होंने लॉटरी जीती है? अरे लॉटरी के सारे नंबर तो उनको मालूम होंगे ना, तो कहीं को कहां है, व्हाट अ जोक। और मैं एक बारी एयरपोर्ट जा रहा था, तो अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी रोक दी। तो मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले साहब अब शगुने जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा यार क्या करोगे? बोले गाड़ी रोक देता हूं। तो मैंने कहा यार फ्लाइट मिस हो जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो पूछा मैंने उसको, भैया कब तक गाड़ी रोकोगे? तो कहता है जब तक कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं। तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ कि मान लीजिए आप 15 गज पहले होते, बिल्ली निकल चुकी होती, और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता, तो इन दैट केस आप ही की गाड़ी पहली होती, तो फिर आप ही निकलते, फिर क्या होता? साहब ध्यान से उसका जवाब सुनिएगा। कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। सर आप हंस रहे हो जी, पढ़े लिखे MBA PhD यही कुछ कर रहे हैं साहब। दिस इज सैड। आज आई रिस्पेक्ट ऑल फेथ, बट सबसे बड़ी बात यह है कि देर आर मेनी टेम्पल गोअर्स टुडे हु गो देयर मोर आउट ऑफ फियर देन आउट ऑफ फेथ। डर के मारे जाते हैं मंदिर, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। साहब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इंडिया टुडे 2018 का इशू निकला, जनवरी इशू। उसमें लिखा था, सुपरस्टिशन के ऊपर एक आर्टिकल निकला था। बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया नेचुरल चाइल्ड बर्थ 80% गिर गया साहब। नेचुरल चाइल्ड बर्थ हैज गॉन डाउन बाय 80%। क्यों? एंड मोर दे मेंशन्ड अबाउट साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास। आप गूगल करके देख लीजिए, 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ in Bangalore, Hyderabad, Madras is through C-section operation. Why? क्योंकि किसी ज्योतिष ने बोल दिया कि this is a good time to pull out the kid. भगवान में यही बने हुए हैं आपके। So what are we doing? हम इतने अंधविश्वास में घुल चुके हैं। We are ruining our system. And देखिए, विश्वास इंसान को ताकत देता है।
अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है, एंड दैट इज द की। एंड आज इंडिया में दिस हैज बिकम एपिडेमिक. सैडली इट हैज बिकम एपिडेमिक. जस्ट लाइक करप्शन इज एपिडेमिक, अंधविश्वास इज एपिडेमिक, विच इज सैड. तो साहब, जब तक हम लोग चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे, चरित्र नहीं बढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट से कोई देश ना आगे बढ़ा है ना बढ़ेगा. आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. जीडीपी बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताइए कि जीडीपी 7%, 8% बढ़ रही है, तो फिर क्या हो गया? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे देश को 150 करोड़ लोगों को क्या सबको पैसे मिल रहे हैं क्या? जानते हो, जीडीपी तो बढ़ रही है 8%, लेकिन 90% जो जीडीपी बढ़ रही है वो तो सिर्फ 200, 300, 400 फैमिलीज ऊपर को उन्हीं को मिल रहा है. सड़क पे कहां आ रहा है यार? और मैं तो एक बात कहता हूं कि हम लोगों को इस देश में कुछ कानून लाने चाहिए. वन, यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी. यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी, उसका क्या मतलब है? देखिए, आज उत्तराखंड बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है, तीसरा बोर्ड अलग, सबके अपने अपने बोर्ड लगे हुए हैं. लेकिन जब वो जाते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी में या दूसरी जगह पे, आप मुझे बताइए कि कंपीट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सबके बोर्ड के सिलेबस अलग अलग हैं. और सरकारी अपना स्कूलों का क्या हाल है, 12वीं क्लास में भेज देते हैं और सेकेंड ग्रेड की वो रीडिंग नहीं कर सकते. 10वीं 12वीं में प्रमोट कर देते हैं आपको, लेकिन दूसरी क्लास का वो करिकुलम पढ़ नहीं सकते साहब. अब बताइए हो क्या रहा है? इज दिस व्हाट एजुकेशन इज ऑल अबाउट? नो. सो वी नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी, ताकि आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट कर सके. दूसरा, रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन इकोनॉमिक्स ग्राउंड. और तीसरा, इस देश में हमारे को और लाना चाहिए एक यूनिफॉर्म मैरिज एज. यूनिफॉर्म मैरिज एज. आप देखिए, हम लोगों के पास मैरिज एज क्या है लड़कियों के लिए? 18. यूनिफॉर्म. इज इट यूनिफॉर्म? आंसर इज नो. सिर्फ हिंदुओं के लिए 18 है, लेकिन नॉन हिंदूज के लिए 18 नहीं है. इन मुस्लिम फैमिलीज इट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. And the moment they reach puberty at age 9, 10, 11, they get married. And by the time they are 18, they have 4 kids. So even in Pakistan, do you know, unki marriage age is uniform 18 even in Pakistan? Why can't we bring uniform marriage age in India? And second thing is, यहां पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं. मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है? आप वाई डोंट यू, जैसे 3 तलाक किया था, 3 तलाक ऑर्डिनेंस किया गया था, तो उसी तरीके से अगर ये एक ऑर्डिनेंस और निकाल दें कि वी शुड एबॉलिश पॉलीगैमी, बिकॉज मेनी मुस्लिम कंट्रीज डोंट हैव पॉलीगैमी. 1 मैन कैन मैरी ओनली 1. दिस इज हाउ द लॉ शुड बी. और तीसरा होना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इन इंडिया. जानते हो, इंडिया में सिर्फ 2% ड्रिंकिंग वाटर है, बट इंडिया की पॉपुलेशन 20% है. ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ना, इंडिया इज 20% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, बट वी हैव ओनली 2% ड्रिंकिंग वाटर. एंड वी हैव ओनली 4% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बट वी आर 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. फट रहे हैं साहब यहां से चारों तरफ. हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, स्कूल है नहीं, पोल्यूशन इतनी हो रही है, और पेड़ काट रहे हैं, घूम घूम के काट रहे हैं, और वहां पर बसा रहे हैं साहब. हम लोग कर क्या रहे हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल होनी नहीं चाहिए क्या? वी शुड. मैं तो कहता हूं कि देयर शुड बी अ लॉ दैट यू शुड नॉट हैव 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 2 बच्चों से ज्यादा होगा, उनका वोटिंग राइट काट दो आप. वोटिंग राइट शुड बी टेकन अवे, नॉट अदर प्रिविलेज. वोटिंग राइट शुड बी कट. आई मीन, हम लोग को ये देश आगे बढ़ाना नहीं है क्या? पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? ज्यादा बच्चे हो रहे हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, दोनों तरफ से मिलके यहां पर भरते जा रहे हैं. ये क्या कोई श्रद्धा आश्रम है क्या? व्हाट आर वी टॉकिंग हियर? और यहां पे आप इतने घुसपैठिए चले आए हैं. टेल मी, क्या हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नागरिकों के लिए नहीं है क्या? हमारे गरीब नहीं है क्या? जो हमारे दुखी हैं, गरीब हैं,
बेरोजगार हैं, क्या हमारी पहली जिम्मेदारी उनको नहीं बनती अपने हिंदुस्तानी नागरिकों को? क्या वो दूसरों को बैठा देंगे और वो आके हमारे इन लोगों को बाहर नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं? इज दिस द वे? क्या सरकार सोई हुई है? हमारे को सोचना है कि करप्शन बंद करो, 2-2 हजार रुपए लेके घुसपैठिए लाने बंद करो. वी हैव टू गेट आवर ओन कंट्री स्ट्रांग. जबरदस्त. तो बढ़िया बातचीत. थैंक यू वेरी मच. रात के वक्त पे हम आप लोगों के लिए ये शूट कर रहे हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा. एंड उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा दिल्ली में आपके पास आएंगे तो आपसे बातचीत करेंगे और कुछ सुनेंगे. मेरा ख्याल है आपकी पैदाइश धनबाद की है जी, और दिल्ली में आप रहते हैं परमानेंटली. मैं अमेरिका में रहता था अभी टिल 45 ईयर्स जी. और अभी मैं इंडिया में, सिंगापुर और यूएसए में आई ट्रैवल इन बिटवीन. बट आपने मेरे से धनबाद का पूछा तो मैं कुछ जरूर, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा विच यू कैन इनकॉर्पोरेट. वो बहुत जरूरी है साहब. जी जी जी. रांची में मेरा एक प्रोग्राम हुआ तो तकरीबन 40-50 हजार लोग आए. बहुत भीड़ थी वहां पर और मेरा बहुत स्वागत हुआ वहां पे. तो बैनर्स लगे हुए थे. सबसे बड़ा जो बैनर था, झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया. तो मैं सुना, वो अच्छी भावना से बोल रहे थे, ऐसी बात नहीं है. इट वॉज वेल थॉट आउट. लेकिन जब मैंने माइक उठाया तो मैंने उनसे एक चीज पूछी कि झारखंड का बेटा आ गया. तो मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा एक बात बताओ, आप बोल रहे हो झारखंड का बेटा आ गया क्योंकि मेरी पैदाइश धनबाद में हुई थी और धनबाद आज झारखंड में है. लेकिन जब झारखंड नहीं बना था तो तब मैं क्या था? बिहारी. तब मैं बिहारी था क्या? अच्छा, अब मान लीजिए झारखंड के फिर 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर मैं क्या बन जाऊंगा? तो मैंने कहा देखिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए. मेरे हिसाब से मातृभूमि की अहमियत जन्मभूमि से कहीं ज्यादा होती है. वो मेरी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि है. आई एम इंडियन फर्स्ट, झारखंडी टुमारो, लेटर. वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये इतनी छोटी सोच हमारे देश को बर्बाद कर देगी. अब देखिए, लोग कोटास मांग रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में चिल्ला रहे हैं, सब मांग रहे हैं. जाटों को रिजर्वेशन मिल गई, बैकवर्ड. तो आपको भी रिजर्व मिलनी चाहिए, मेरे को भी मिलनी चाहिए. खेड़ा भी तो बैकवर्ड है यार, क्या प्रॉब्लम है? तो बैकवर्ड सभी को कर दो आप. ये क्या तरीका है? अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म पटना में हुआ था, तो बिहारी हो गए, वो बिहारी बन गए. अरे, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं था. उन्होंने पूरे देश को सेवा की. हम लोगों को ये छोटी सोच से हटाना पड़ेगा. और दुख की बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस आज सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे, आपस में भेदभाव झगड़ा कर रहे हैं. कुछ नहीं, जात पात इन्होंने क्रिएट किया. इतना था नहीं, इतना 47 में भी नहीं था जितना आज हो गया है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप बस में या ट्रेन में बैठते हो, क्या अपने बगल वाले से पूछते हो कि तेरी जात क्या है? उसके बाद बैठते हो क्या? सब कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा है. लेकिन सिर्फ पॉलिटिशियन इसी को लेके बढ़ा रहे हैं और किसी को बैकवर्ड डिक्लेयर कर देते हैं. कोई मराठों, उनको महाराष्ट्र में रिजर्वेशन चाहिए, जाटों को रिजर्वेशन दे दिया. सब किसको किसको दोगे आप? मेरे को भी दे दो यार, मैं भी झगड़ा करता हूं. सड़क पे खड़े हो जाओ, मारा पीटी करो. यही रह गया क्या? दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय आवर पॉलिटिशियन. तो बात वही कि धनबाद से आपकी शुरुआत हुई और पूरा वर्ल्ड आपने ट्रैवल किया. हर शहर अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है. ये देहरादून शहर आपकी नजर में क्या कहता है? मैं तो साहब खाली होटल में रहा हूं. नया होटल बना है, बहुत अच्छा होटल बना है, एंड दिस इज वर्ल्ड क्लास. और देहरादून को ऐसे होटल की जरूरत थी. दे नीडेड अ होटल लाइक दिस, क्योंकि ऐसा कोई भी रहने की जगह यहां पर देहरादून में नहीं है. एंड आई पर्सनली फील दैट दे शुड हैव अ प्लान्ड काइंड ऑफ अ सिटी. अनप्लान्ड सिटी में क्या होगा? कंजेशन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. और किसी भी आप शहर में चले जाओ, लोग मेरे से पूछते हैं शहर कैसा है, शहर कैसा है. अरे यार, मैंने शहर को क्या लेना देना है? शहर में कल 4 बिल्डिंगें होती हैं और 4 बिल्डिंगों के अलावा और कुछ नहीं होता. मॉल भी बन गए. अल्टीमेटली इट इज द पीपल हु आर द वंस हु मेक और ब्रेक द सिटी. इसके लोग जो होते हैं, जहां पे लोग अच्छे हैं, आप वहां पे खुश होते हो, यू एंजॉय. आपके अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छे होते हैं. सो आई फाइंड दैट people in
स्मॉलर एरियाज, नाउ इट इज नो मोर स्मॉलर एरिया, देहरादून भी बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन जो पहले था, यू फाउंड पीपल वे वेरी सिंपल, ऑनेस्ट, क्लीन, छल कपट नहीं दिखता था ऐसे। लेकिन जैसे जैसे आदमी की अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, शहर भाग भाग रहे हैं चारों तरफ, अब गांव नहीं है, तो उसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अपनी संस्कृति हम ना भूल जाएं, विच इज आवर सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी जो थी, आई थिंक वी शुड मेंटेन दैट।